Guys, welcome back to our channel. Hope you all doing fine. So we have already covered successfully that's the thermodynamics part of this chapter और आज हम थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे। इस पार्ट में जितनी भी आपकी एंथैल्पीज हैं और जितनी भी डिटेल्स हैं सब कुछ कवर हो जाएगी। आपसे सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में एनसीईआरटी रैपिड फायर में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करके देखेंगे। आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। इसमें आती है सबसे पहली एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हम सबसे पहले बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं। जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है और जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, मतलब हीट निकलती है। तो जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जब भी हीट निकलती है तो हम एंथैल्पी को कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और जब हम हीट एब्जॉर्ब कराते हैं तो कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होती है और एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होती है। ये साइन कन्वेंशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो हीट ऑफ रिएक्शन अगर हमें किसी भी रिएक्शन का निकालने के लिए दे दिया जाए, मान लो एक रिएक्शन ले लो H2 + Br2 गिव्स HBr। हमने एक ये रिएक्शन ले ली, ठीक है। तो हमें अगर मान लो कह दिया जाए कि इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ, तो क्या करोगे, क्वेश्चन में अपने आप आपको देगा, वो वैल्यूज देगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एंथैल्पी कितनी है और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी कितनी है। तो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी मान लो 50 है और रिएक्टेंट्स की मान लो H2 की जो है मान लेते हैं 5 है और Br2 की जो है आपकी 10 है। तो आप क्या करोगे, पहले 50 - 5 + 10, मतलब रिएक्टेंट्स की दोनों की एंथैल्पी हमने प्लस कर दी और प्रोडक्ट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, हम अपनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, किसी भी जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बनता है। तो वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। दिस डेफिनेशन इज वैलिड फॉर द 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि वही रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, H2 + Br2 गिव्स HBr। इसका रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं, H2 और Br2 हैं और वो क्या बना रहे हैं, HBr बना रहे हैं। तो ये सिर्फ इसके 1 मोल के लिए वैलिड है। यहाँ पे देखो 2 मोल HBr बन रहा है, पर हम इसको किसके लिए कंसिडर करेंगे, सिर्फ 1 मोल के लिए कंसिडर करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन को। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, H2 है। अब ये कहता है कि स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है, H2 हमेशा गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ब्रोमीन को भी लिक्विड फॉर्म में लेना पड़ेगा और H2 को गैसियस फॉर्म में लेना पड़ेगा, तभी हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को वैलिड कर सकते हैं। और ये 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड के लिए है, ठीक है। और इसको कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका है। हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन की एंथैल्पी को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे, सिंपल सी बात है। फिर आते हैं हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 होता है ये 0 होता है। कुछ ऐसे हैं एलिमेंट्स जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 होती है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं, और इनकी स्टैंडर्ड स्टेट भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जो है वो गैसियस स्टेट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन है वो गैसियस स्टेट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एलिमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। तो अभी हमने पढ़ा ये जो स्टैंडर्ड स्टेट में कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल O2 गैसियस स्टेट, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट, एग्जांपल एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट अगर 2-3 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है उसको एलोट्रोपिक फॉर्म्स बोलते हैं। तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो
है कैसे, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, सल्फर का जो रोम्बिक फॉर्म होता है, सल्फर मोनोक्लिनिक भी होता है, पर मोनोक्लिनिक फॉर्म में जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन उसकी जीरो नहीं होगी, सिर्फ रोम्बिक फॉर्म में सल्फर की क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन वो जीरो हो जाएगी। फॉस्फोरस वाइट वाला, फॉस्फोरस रेड भी होता है, फॉस्फोरस ब्लैक भी होता है, पर जो वाइट वाला है सिर्फ वो जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, इसीलिए क्या हो जाती है, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की एंथैल्पी जीरो हो जाती है। ग्रेफाइट एक कार्बन का ही फॉर्म है, इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। H प्लस एक्वा स्टेट में जो हमारे H प्लस आयन है उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। H प्लस की एंथैल्पी कैसी हो जाती है, एक्वा स्टेट में जीरो हो जाती है। जो हमारा फॉस्फोरस ब्लैक है उसकी एंथैल्पी जीरो होगी क्या, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अभी मैंने कहा थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म की सिर्फ जीरो होती है, फॉस्फोरस व्हाइट की जीरो होगी, फॉस्फोरस ब्लैक की जीरो नहीं होगी, सल्फर मोनोक्लिनिक की जीरो नहीं होगी, सल्फर रोम्बिक की ही जीरो होगी। फिर सल्फर मोनोक्लिनिक की जीरो नहीं है, देखो डायमंड की भी जीरो नहीं होगी, सिर्फ ग्रेफाइट की जीरो होगी। ये बात हमें क्लियर हो गई है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे आते हैं। कंबशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जलाना है ना, ऑक्सीजन दे के उसको जलाना। कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो हीट रिलीज ड्यूरिंग कंबशन ऑफ अगेन 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, किसके लिए वैलिड है, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के लिए ही वैलिड है सिर्फ और सिर्फ। इसको क्या कहते हैं, कंप्लीटली अगर कंबशन हो जाए 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस का तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं, है ना। हीट ऑफ कैसे निकालोगे कंबशन, अभी हमने पढ़ा, हमने इससे पहले कौन सी दो एंथैल्पीज पढ़ी थी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। कंबशन में उल्टा होता है, इसमें हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें उल्टा मत कर देना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे निकालोगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से निकाल लेंगे हम। अब जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन का, वो क्या है, हमारा जो एसिटिक एसिड है उसको O2 की प्रेजेंस में हमने उसको O2 दी, एसिटिक एसिड CH3COOH, उसको हमने O2 दी तो वो किस में बदल गया, CO2 और H2O उसने रिलीज कर दिए, तो इसका क्या हो गया, कंबशन हो गया। कंबशन इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर हीट रिलीज ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। हमने कैसा लिया है, 1 मोल लिया है उसका, कैसा लिया है, 1 मोल लिया है। जनरली एक जनरल बात है कि हीट ऑफ कंबशन जो है वो नेगेटिव ही होती है, ये एक जनरल बात है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नेगेटिव होगी, पर एक जनरल बात है, ज़्यादातर केसेस में हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, कैलोरिफिक वैल्यू होती है, कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, हीट ऑफ कंबशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर आपसे कोई भी कहे कि इस कंपाउंड की कैलोरिफिक वैल्यू बताओ तो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू रखना अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास रखना, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी कैलोरिफिक वैल्यू आ जाएगी। हम इस सब के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट सेशन में एनसीईआरटी रैपिड फायर में करेंगे। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो आपकी फोर्थ एंथैल्पी है वो कौन सी है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एटोमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि एक कंपाउंड उसको हमने तोड़ दिया, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से वो बना था। हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या था, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से वो बना था उनको हमने क्या करा था, जोड़ दिया था और एक कंपाउंड बना लिया था। हीट ऑफ एटोमाइजेशन उसका उल्टा है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन में क्या होता है, जो कंपाउंड है उसके हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में तोड़ देते हैं। और ये कैसी होती है, ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्यों एंडोथर्मिक है, क्योंकि हमें हीट को देना पड़ रहा है। हीट देना मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, हमें हीट को एब्जॉर्ब कराना पड़ रहा है, इसलिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन कैसी है, एंडोथर्मिक है। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो क्या है, जो हमारा मीथेन है, मीथेन को हमने किस में तोड़ दिया, हीट देके C और H में तोड़ दिया। इसके गैशियस एलिमेंट्स जो जिससे मीथेन बना था हमने उसमें उसको क्या करा, तोड़ दिया। ठीक है, हीट ऑफ सोल्यूशन या फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन या फिर हीट ऑफ डाइल्यूशन, तीनों एक ही टर्म्स है, हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ डाइल्यूशन। क्या होता है, हीट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ एनहाइड्रस माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस मतलब होता है जिसमें वाटर नहीं होता, एनहाइड्रस फॉर्म जो होती है, और हाइड्रेटेड फॉर्म क्या होती है, जिसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, या फिर मान लो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो, जैसे कि CuSO4.5H2O है, ये कैसा है, इसका हाइड्रेटेड फॉर्म है, और CuSO4 क्या है, ये इसका एनहाइड्रस फॉर्म है। ये कैसा है, हाइड्रस फॉर्म है, ये कैसा है, एनहाइड्रस फॉर्म है। ठीक है, हमने इसकी बात समझ ली। जनरली डिसोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इन
एक्सोथर्मिक एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट इज एंडोथर्मिक। ये कह रहा है कि जो डिसोल्यूशन होता है, मान लो पानी में तुमने नमक को घोला, ठीक है, तो जो डिसोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट है, तो अगर वो एनहाइड्रस है तो वो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर वो हाइड्रस है, हाइड्रेटेड है, तो वो एंडोथर्मिक होगा। मान लो CuSO4 को ही घोल दिया तुमने, तो अगर आपने CuSO4 के हाइड्रेटेड फॉर्म को घोला है, मतलब CuSO4.5H2O जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, अगर इस फॉर्म को घोला है पानी में, तो क्या होगा, इसका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होगा। और अगर आपने CuSO4 जो कि उसका एनहाइड्रस फॉर्म है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्सेंट है, उसको घोला है, तो वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अगर आपने हाइड्रेटेड फॉर्म को घोला है तो कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, और अगर एनहाइड्रस फॉर्म को घोला है तो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। फिर हम आते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल तो देख लेते हैं। वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, CuSO4 + 5H2O, CuSO4.5H2O को बनाएगा तो इसको क्या होगा, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि ये कैसा फॉर्म था, एनहाइड्रस फॉर्म था। और हमने जब हाइड्रेटेड फॉर्म को पानी में घोला है तो कैसा होगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, दैट इज ΔH विल बी पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांजिशन पे आते हैं। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांजिशन क्या होती है हमारी, उसको देखते हैं। Heat required or released to convert 1 mole of allotropic form into another। अगेन वही इंपॉर्टेंट बात, 1 मोल, सब कुछ किसके लिए वैलिड है, 1 मोल के लिए वैलिड है। मतलब मान लो कार्बन ग्रेफाइट से हमने कार्बन डायमंड में कन्वर्ट करा उसको, तो कार्बन के दोनों एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप है, डायमंड भी कार्बन का एलोट्रॉप है। एक और एलोट्रॉप होता है जो कि होता है फुलरीन। फुलरीन भी क्या है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है। तो हम देखें अगर एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन में क्या होता है, जब हम एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट करते हैं, मान लो डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करा या फिर उल्टा करा, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करा, तो ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन है। ठीक है, अगर मान लो लेस स्टेबल एलोट्रॉप को तुम मोर स्टेबल एलोट्रॉप में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब लेस स्टेबिलिटी की तरफ से तुम मोर स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हो, तो कैसी होगी, उसकी नेगेटिव होगी ΔH। और अगर मोर स्टेबल से लेस स्टेबल आ रहे हो तो ΔH कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये बात क्लियर हो गई। मान लो इसका एग्जांपल दे देती हूँ, लेस स्टेबल मतलब ग्रेफाइट, मोर स्टेबल मतलब डायमंड, तो क्या होगा, ΔH नेगेटिव होगा। और इसी का उल्टा कर लो, डायमंड से अगर ग्रेफाइट बना रहे हो तो क्या होगा, ΔH पॉजिटिव होगा। ये बात हो गई। देखते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़ी होंगी, एसिड का बेस से क्या होना, न्यूट्रलाइज होना, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इंपॉर्टेंट है ये, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज रिएक्टिंग विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। तो एसिड क्या कर रहा है, बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसी की एंथैल्पी जो रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस को हम ले लेते हैं NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम ले लेते हैं HCl, तो इनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएंगी, -13.7 किलो कैलोरी एंड -57.1 किलो जूल। तो ये दोनों अलग अलग यूनिट्स में आपको वैल्यूज याद रखनी है, कभी क्वेश्चन में देता है कभी नहीं देता है, तो ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनी एसिड और बेस इज वीक, हमने स्ट्रॉन्ग की तो बात कर ली, अब वीक की बात भी कर लेते हैं कि अगर कोई वीक है तो क्या होगा, अगर कोई वीक है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो लेस देन -13.7 किलो कैलोरी हो जाएगी, या फिर -57.1 किलो जूल से क्या होगी, उससे थोड़ी कम हो जाएगी। अब आप सोच रहे होगे ये कम हो गई तो आखिर जो बची हुई है वो गई कहाँ, वो जो है उस वीक एसिड या वीक बेस को आयनाइज कराएगी। आयनाइज मतलब क्या होगा, उस वीक एसिड और वीक बेस को उसके रिस्पेक्टिव आयंस में तोड़ देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, इफ एनी एसिड और बेस इज वीक देन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन -57.1 और -13.7 किलो कैलोरी एंड हीट इज यूटिलाइज्ड इन द आयनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड और वीक बेस। वही मैंने समझाया, वीक एसिड और वीक बेस के क्या होगा, आयनाइजेशन में वो लगेगी, उसको तोड़ेगी वो। अब हम एक HF की बात कर लेते हैं। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो, अगर थोड़ी बहुत भी मालूम हो, तो HF जो होता है वो एक वीक
वीक एसिड होता है। क्या होता है? वो एक वीक एसिड होता है, पर इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत हाई होती है। अभी हमने पढ़ा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी ही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होती है और वीक वालों की क्या होती है? कम होती है। पर दिस इज एक्सेप्शन। HF की जो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें F है, F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होती है उससे भी ज़्यादा इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ मतलब हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि कौन सा एसिड पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो अभी हमने बताया HF की इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनको भी सरपास कर जाता है, और HF की सबसे ज़्यादा क्या होती है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो HF को अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराओ तो क्या होगी? उसकी सबसे ज़्यादा होगी। फिर किसकी होगी उससे ज़्यादा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की होगी। अभी हमें पता चल ही गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होती है वीक वालों से। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ऑफ कोर्स सी बात है इसकी ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एक वीक का टर्म आ गया, एक वीक का टर्म आ गया मतलब थोड़ी कम हो जाएगी, और यहाँ पे दोनों वीक के टर्म आ गए, वीक एसिड वीक बेस, तो सबसे कम हो जाएगी। ये ऑर्डर आपको क्लियर हो गया होगा। HF इज एन एक्सेप्शन। डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी कोई रिएक्शन दे दी जाए उससे कहा गया जाए कि डेल्टा H हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताओ, तो कैसे बताओगे? जितने पानी निकल रहे होंगे उस रिएक्शन में, जितने पानी निकल रहे होंगे वही उसको क्या करोगे? इनटू कर दोगे किससे? -57.1 या फिर -13.7 किलो कैलोरी से उसको क्या कर दोगे? इनटू कर दोगे, या फिर एन फैक्टर को इनटू कर दोगे। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। इस पे हम आने वाले NCERT रैपिड फायर में इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर ही, यहीं पर देख लेते हैं। वो क्या है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड HCl। NaOH हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोनों की कितनी दी हुई है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो कितनी है? -57.46 किलो जूल पर इक्विवेलेंट हमें क्या दी हुई है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी हुई है। अब वो पूछ रहा है हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। उसने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी है, किसकी दी है? रिएक्शन बिटवीन HCl प्लस NaOH, और वो पूछ रहा है हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर बताओ। तो कितना होगा भाई? जितने अभी मैंने ऊपर बताया था कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे निकालते हैं? इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कर देते हैं, है ना। तो जितनी हीट रिलीज होगी, ये समझो इस बात को, जितनी हीट रिलीज होगी उतनी ही तो यूज होगी, एक्स्ट्रा हीट तो आ नहीं जाएगी कहीं से। सिस्टम आइसोलेटेड है, जितनी हीट निकल रही है उतनी ही यूज हो जाएगी, है ना। कहीं से और एक्स्ट्रा हीट तो हमने प्रोवाइड करी नहीं है, सिस्टम इज आइसोलेटेड। तो क्या हो जाएगा आंसर? +57.46 किलो जूल। इसका क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा। जितनी हीट दी उतनी ही निकल आई, तो यहाँ पे माइनस का था लेकिन यहाँ पे प्लस का होगा, क्योंकि ये हीट हमारी एब्जॉर्ब हुई है, ये हीट हमारी निकली थी, इसलिए प्लस का हो जाएगा। ठीक है। फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड्स PQRS दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर पूछा है। हमने अभी पढ़ा था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, तो यहाँ पे हमें बताना है एसिडिक कैरेक्टर। तो -13.7 इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है, -9.4, -11.2, -12.4 में से सबसे बड़ा कौन है? -13.7। तो ऑफकोर्स सी बात है पी का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। अब आपके मन में एक बात चल रही होगी, आप कह रहे होगे कि जो है हम मैथ्स में तो कहते हैं -1 इज ग्रेटर देन -2, तो इस हिसाब से -13.7 तो सबसे छोटा होना चाहिए, पर नहीं, ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को नहीं बता रहा है। ये जो माइनस का साइन है यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को बता रहा है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने ये माइनस का साइन लगाया है। इस साइन से वो मैथ्स वाले से कोई मतलब नहीं है कि -1 विल बी ग्रेटर देन -2, यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन? -13.7। उससे बड़ी वैल्यू कौन? -12.4। तो पी का सबसे ज्यादा, फिर एस का, फिर आर का, फिर क्यू का। दिस विल बी द ऑर्डर। ये समझ में आ गया। फिर आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी पे। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? नाम में समझ में आ रहा है। बॉन्ड को तोड़ते समय जो एंथैल्पी रिलीज हो उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। मान लो कोई भी एक कंपाउंड है, उसके जितने भी बॉन्ड्स हैं, तो उन सारे बॉन्ड्स को आप तोड़ोगे तो उससे क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी, है ना। जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स। कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड है, हमने उसको तोड़ा है और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में हमने उसको क्या कर दिया है?
बना दिया। फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन, कितने बॉन्ड हैं H के, 4 बॉन्ड होते हैं, ये होगा 4 बॉन्ड। तो हमें क्या करना है, इन चारों बॉन्ड को क्या करना है, हमें इन चारों बॉन्ड को तोड़ना है। तो हर बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को तो क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल्स टू हीट ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ प्रोडक्ट, जैसा कंबशन में हुआ था सेम यहाँ पे होगा। बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल्स टू हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस सॉरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। सब में क्या होता था, हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना। एटोमाइजेशन में क्या होता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, पर इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कंबशन में भी क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, उल्टा मत कर देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि CH4 की बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है Y। अब पूछा गया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड की एंथैल्पी पूछी गई है और CH4 की दी हुई है। तो मतलब जो CH बॉन्ड है, एक CH4 में कितने CH बॉन्ड है, अभी ऊपर बना के बताए थे 4 CH बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड की एंथैल्पी पूछी है और पूरे की कितनी दी है, Y, तो Y/4 कर दो क्योंकि 4 ही तो बॉन्ड है। तो CH बॉन्ड की एंथैल्पी कितनी आ जाएगी, Y/4 आ जाएगी। इजी। अब देखो हेस लॉ को समझते हैं। हेस लॉ क्या होता है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। यहाँ पे दी हुई है हमें, ये देखो A से D एक रिएक्शन दी हुई है, A से D, और ये जो B और C हैं ये इंटरमीडिएट्स हैं। मतलब हमें ये पूरी रिएक्शन दी हुई है। मान लो एक बच्चा है, यहाँ पे हमने एक अज्यूम करा एक बच्चा है, ये बच्चा निकला है अपने घर से, इसको जाना है कैफे, इसका कोई दोस्त बैठी है, उसको मिलने जाना है इससे कैफे, और ये इसका है होम। अब ये गया दुकान नंबर 1 पे, फिर ये गया दुकान नंबर 2 पे। दुकान नंबर 1 पे इसने मान लो चिप्स लिए और दुकान नंबर 2 पे इस पे मान लो रोज लिया, ठीक है। ये दोनों चीज लेके ये गया कैफे। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन थी, इसका घर, और कैफे इसकी क्या थी, फाइनल पोजीशन थी। पर इसके दो इंटरमीडिएट्स थे, दुकान 1 और दुकान 2, जहां से इसने चिप्स और रोज लिए थे। तो ये क्या होंगे, इसके इंटरमीडिएट्स हो गए। पर यहाँ पे देखो एंथैल्पी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी चेंज कैसा है, स्टेट फंक्शन है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन और ऑन द पाथ। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इस बच्चे का जो है ये दुकान 1 और दुकान 2 का जो पाथ इसने लिया है इस पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, ये घर से कहाँ गया था, सिर्फ और सिर्फ कैफे गया था। तो हमने इसके इंटरमीडिएट पाथ्स को नहीं देखा। तो हम यहाँ पे एक बात ये देखो, यहाँ पे हम जो समझा रहे थे कि A से D एक रिएक्शन है, तो या तो उस रिएक्शन को डायरेक्ट करा लो A से D, या फिर A से B जाओ, B से C जाओ, C से D जाओ। ये क्या होगा, इंटरमीडिएट पाथ्स हो गए। तो हमने क्या करा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, इन सबको क्या करा दिया प्लस। तो क्या बन गया, हमारी हीट ऑफ रिएक्शन A और D की बन गई, जो कि है डेल्टा H, ठीक है। डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये होगा एंथैल्पी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन। ये पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमने सबको प्लस कर दिया। अब आते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पानी रखा है उसको फ्रीज कर दो तो बर्फ बन जाएगी, बर्फ रखा है उसको मेल्ट कर दो तो पानी बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उसके एक फेज से दूसरे फेज में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल लिक्विड, H2O सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ये इसका एग्जांपल है। सॉलिड मतलब क्या, बर्फ, लिक्विड मतलब क्या, पानी। सॉलिड बर्फ से पानी बन गया तो ये क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गई। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, पानी से अगर उसको हमने हीट दी, उसको उड़ा दिया तो क्या बन गया, उसकी गैस बन गई, तो क्या हो गया, H2O लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू H2O गैस, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। 1 मोल लिक्विड इनटू 1 मोल गैस, 1 मोल सब में इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे जैसे जैसे कैम्फर होता है, कपूर है ना, कैम्फर हो गया आपका, नैफ्थलीन बॉल्स हो गई, क्या होती है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाती है, इसी को एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो देखो I2 सॉलिड है, I2 आयोडीन इज ऑल्सो सब्लाइम, I2 सॉलिड है, वो I2 लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और I2 गैस में कन्वर्ट हुआ। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ द रिएक्शन हमें बतानी है, तो कैसे बताओगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन प्लस हीट ऑफ फ्यूजन। आप कहोगे हीट ऑफ फ्यूजन क्यों ऐड करा, हीट ऑफ फ्यूजन इसलिए ऐड करा क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन ही तो बोलते थे। देखो हीट ऑफ फ्यूजन क्या थी, सॉलिड से लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड गए तो क्या हमने ऐड करी, हीट ऑफ फ्यूजन। फिर हम लिक्विड से गैस गए तो क्या ऐड करी, हीट ऑफ वेपराइजेशन को हमने ऐड करा। तो हमारी हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या बन गई, हीट ऑफ सब्लिमेशन हमारी क्या बनी, हीट ऑफ वेपराइजेशन प्लस हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे इरेज हो गया है, फिर से लिख देते हैं।
ये हो गया हमारा सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन बोलते हैं। सो दिस एंड्स आवर चैप्टर हियर। हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। जब तक आपके सारे पॉइंट्स एक जगह पे ना हो तब तक आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको जब थ्योरी नहीं पता होगी आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, आपको फॉर्मुलाज ही नहीं पता, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है। तो थर्मोडाइनमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में, क्योंकि इसमें हेस लॉ से तो नो डाउट बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं, पर जो आपका बाकी का पोर्शन है उससे बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पे खेलता है, उसमें कोई बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पे खेलता है वो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़, एंड प्रेस द like button so that I also get motivation to make more such videos for you. Thank you.